दानिश का कैरेक्टर प्ले करने के लिए आपने कितना प्रिपेयर किया? क्योंकि काफ़ी बड़ा फ़र्क है दानिश और हुमायूं की फ़िज़ीक में। क्योंकि ये मैंने सोचा था कि ये स्क्रिप्ट 5 साल पहले उस वक्त मुझे लग रहा था मैं करूँगा, लेकिन जब 5 साल गुजर गए तो अब फाइनली मौका आया कि इसको हम करें। तो मैंने बस ये किया कि किसी भी प्रोजेक्ट से 20-25 दिन पहले मैं डाइट करना शुरू कर देता हूँ, अपना ख्याल रखना शुरू करता हूँ, जिम जाना शुरू कर देता हूँ ताकि मैं फ़िट लगूँ। लेकिन इसमें मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। मुझे लगा कि मुझे ज़रूरत नहीं है, बल्कि जितना मैं मोटा लगूं या मेरा ऐसा जैसे अनकेप्ट सा बंदा होता है कि अपना ख्याल ना रखने वाला, जिस किस्म का कैरेक्टर था, तो वो ज़्यादा सूट करेगा मेरे इस कैरेक्टर को। तो मैंने काफ़ी अपना वज़न बढ़ाया इसमें, मतलब बढ़ने दिया और उसको रोका नहीं। खूब खाया, खाने पीने का बहुत मज़ा आता था। लेथार्जिक फील करता था मैं, ऐसा बंदा जो बस यूँ करके बैठा रहता है, और मैं असली ज़िंदगी में भी ऐसा ही हो गया था। तो मैंने इस कैरेक्टर के लिए ये किया कि बहुत खाया, अपने कंधे झुका लिए, जो कि खुद ब खुद झुक गए थे, इतना वज़न बढ़ा। तो शाहवार के लिए अदनान सिद्दीकी को क्यों चूज़ किया? अदनान सिद्दीकी का पहले दिन से जब ये स्क्रिप्ट हमारा डिस्कशन हुई खलील साहब से, तो खलील साहब शुरू से कहते थे कि अदनान सिद्दीकी को लेना, और हमें भी यही लगता था कि अदनान सिद्दीकी ही इस कैरेक्टर को अच्छा करेंगे। जितने वो चार्मिंग हैं और वो बहुत ओवर एक्टर भी नहीं है, वो अच्छा काम करते हैं, अच्छे एक्टर हैं। तो हमने शुरू से उन्हीं को सोचा हुआ था और उन्होंने ही किया। आयज़ा खान की कोई बहुत ही अनोइंग बात बताइए। आयज़ा में उसकी कोई अनोइंग हैबिट नहीं है। उसकी जो अच्छी बात है वो यही है कि वो हर वक्त अपनी लाइंस पे फोकस करती थी, हर वक्त स्क्रिप्ट याद करती थी, खाना खाती थी, और अपने बच्चों के बारे में सोचती रहती थी, उनकी बातें करती रहती थी। तो ये अनोइंग हरकत बिल्कुल नहीं है। सारा दिन उसको ये फ़िक्र होती थी कि उसने रात को घर जाना है, और अपने बच्चों का बार बार मैसेज पे पूछती रहती थी, या अपने हस्बैंड का। तो बस यही करती रहती थी वो, जो कि अच्छी बातें हैं। अनोइंग हरकत उसमें कुछ नहीं है। और आयज़ा खान की कोई बहुत ही अच्छी बात आप शेयर करें। यही सबसे अच्छी बातें हैं जो मैंने बताई। आपकी सबसे अनोइंग हैबिट कौन सी है? मेरी जो अनोइंग हैबिट है, जो कि मैं सेट पे बहुत सीरियस बैठता हूँ और मैं ज़्यादातर चुप रहता हूँ। ये मुझे लगता है कि लोगों को अनोइंग लगती होगी, और आई थिंक मेरी शायद अच्छी बात भी यही है कि मैं सेट पे चुप रहता हूँ। कोई ऐसा सीन जो आपके लिए बहुत चैलेंजिंग रहा हो? अभी 12th एपिसोड में एक सीन आने वाला है जो कि मुझे मुश्किल लगता था करने में, और मुझे बहुत से सीन मुश्किल लगते हैं करने में जिनमें ज़्यादा लाइनें हों। हर वो सीन जिसमें ज़्यादा लाइंस होती हैं, मेरी जान निकल जाती है कि मुझे इतना बोलना है, इतना याद करना है लाइंस को। ये सच बात है। हुमायूं से दानिश को क्या नसीहत करे? मैं एडवाइस यही दूंगा कि पेशेंस, आपको इसी तरह सब्र करना चाहिए, और रिएक्ट कि कुछ भी हो जाए आपके साथ, आपको रिएक्शन वैसा नहीं देना चाहिए, लड़ने का नहीं देना चाहिए। मैं आम लाइफ में ऐसा हूँ, बहुत कम कॉन्फ्लिक्ट में जाता हूँ, और माफ़ करने को ज़्यादा तरजीह देता हूँ। क्या आपको लगता है कि इस तरह का अनकंडीशनल लव भी होता है दुनिया में, जैसे दानिश को लगता है? यस आई डू। क्या आप कॉलेज में हार्ट थ्रॉब थे? नो, आई वॉज नॉट। आपके ख्याल में शादी को चलाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी है? आई थिंक ट्रस्ट करना चाहिए एक दूसरे पे, और माफ़ करने की ताकत होनी चाहिए। फिर कभी ऐसा नहीं हो सकता कि दोनों मियाँ बीवी एक जैसे हों। कोई कभी बेहतर होता है, सब में कोई ना कोई खामी होती है। तो एक दूसरे की खामियों को नज़रअंदाज करना चाहिए। मेरे ख्याल से आपकी ज़िंदगी हमेशा ठीक लगेगी, ठीक रहेगी। क्या एपिसोड 12 जो है वो एक ही रात की कहानी है? हो सकता है शहवार दानिश को मार दे या दानिश शहवार को मार दे। ये रात बड़ी इम्पोर्टेंट है जो अगले एपिसोड में आने वाली है। दानिश ने माविश को एपिसोड 11 में क्यों नहीं रोका? नहीं, वो उसको कहता है कि मैं तो बहुत परेशान हूँ, और एक्चुअली जो उसने नहीं कहा
वो इसलिए नहीं कहा कि वो ये सोच चुका हुआ, उसका जवाब वो 11th एपिसोड भी दे चुका है कि अगर लड़की ये फैसला कर ले हाथ छुड़ाने का तो फिर उसको ना रोको, क्योंकि वो हाथ छुड़ाने से पहले ही फैसला कर चुकी होती है छोड़ने का। कुछ इस किस्म का डायलॉग था जिसमें वो जवाब मिल गया कि वो एक्चुअली उसको ज़बरदस्ती नहीं करना चाहता उसके साथ। उसको ये आइडिया हो गया कि इसका दिल ही नहीं है मेरे साथ रहने के लिए, या बिल्कुल आउट ऑफ लव हो गई वो। दानिश रूमी को कैसे हैंडल करेगा? देखें, अभी ये आप लोगों का ख्याल है कि घर में हम बच्चों के सामने जब लड़ते हैं हम सोचते ही हैं कि हम छुप के लड़ रहे हैं, लेकिन बच्चों को सब आइडिया होता है। तो अभी आगे आपको पता चलेगा कि रूमी के क्या ख्यालात हैं। क्या दानिश ने कुछ ऐसा किया कि माविश जाने पर मजबूर हो गई? मेरा नहीं ख्याल दानिश का था, मेरे ख्याल से शहवार का था और महविश का अपना था। क्या हमारा माशरा माविश को माफ़ कर सकेगा? देखिए, जिस तरह हमारी सोसाइटी है वो बहुत इस तरह ड्रामा देखते हैं जैसे वो समझते हैं कि हाँ हुमायूं सईद इतना मासूम है, इस वक्त वो समझने लग गए हैं। और आयज़ा ऐसी है, और आयज़ा को ज़रा सा प्रॉब्लम का सामना भी करना पड़ रहा है, कुछ लोग उसको बहुत तंग कर रहे हैं, जो कि आई थिंक बिल्कुल गलत है। वो आयज़ा एक कैरेक्टर प्ले कर रही है और क्योंकि इतना अच्छा कर रही है तो आपको लगता है कि जैसे वाकई आयज़ा ऐसी है। आयज़ा बिल्कुल ऐसी नहीं है, महविश ऐसी है। महविश मतलब जो उस ड्रामे में है। और मैं भी कोई इतना मासूम नहीं हूँ जितना दिखाया हुआ है, लेकिन मैं किसी हद तक इतना मासूम भी हूँ। जितना पेशेंट उसको दिखाया हुआ है, मैं भी मेरे में भी उतना ही पेशेंस है। दानिश को कभी गुस्सा क्यों नहीं आता? देखिए, बहुत से लोग ऐसे होते हैं और बहुत इतना प्यार करता है उससे। दानिश कितने बाइक के एक्सीडेंट्स क्यों होते हैं? बाइक नहीं सही चलाता है। हुमायूं सईद की ज़िंदगी का सबसे मुश्किल, सबसे चैलेंजिंग या फेवरेट कैरेक्टर कौन सा है? देखिए, चैलेंज समझ के मैं नहीं करता काम। मैं मुझे अगर स्क्रिप्ट पसंद आता है, कैरेक्टर पसंद आता है, साथ डायरेक्टर अच्छा होता है तो मुझसे अच्छा हो जाता है या बेहतर हो जाता है। लेकिन मैंने अपनी ज़िंदगी के अंदर 3-4 काम किए हैं जो मुझे बहुत पसंद हैं, जिसमें महरीन जब्बार का एक ड्रामा मैंने किया था, अब तुम जा सकते हो। उसके बाद एक मेहंदी था, एक इश्क जुनून दीवानगी था, एक दोराहा था, और दिल लगी था रिसेंटली, पंजाब नहीं जाऊंगी, और उसके बाद अब ये जो मैंने मेरे पास तुम हो। आपके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? आगे अभी हमने सुना है कि आप अगले 2 साल बहुत बिजी हैं। हाँ, मैं क्योंकि मैं 2 फिल्में कर रहा हूँ और 1-2 फिल्मों पे और भी काम हो रहा है, तो मुझे ऐसे लगता है कि मैं अगले 2 साल मेरे या 1.5 साल जो है वो फिल्मों में लग जाएगा, और फिर उसके बाद मैं कोई सीरियल करूँगा जो कि 12-13 किस्तों की होगी। क्या आपने स्क्रिप्ट पे काम करना शुरू कर दिया जिस पे आप करना चाह रहे थे? नहीं, मैंने लिखवाना शुरू नहीं किया, लेकिन मैंने उस पर सोचना शुरू कर दिया कि मैं क्या करूँगा। लेकिन मुझे ये पक्का पता है कि मैं 26 किस्तों का सीरियल नहीं होगा, वो ज़रा कम किस्तों का होगा, और उसका स्क्रीन पे जो है वो खुद से सोचना पड़ेगा। नदीम और मैं बैठ जाएंगे कि हमें क्या करना है, तो पहले कहानी ज़रा सोच लूँ, उस पर काम शुरू दिमाग में हो गया। आपका फेवरेट राइटर कौन है? देखिए, वो तो सबके फेवरेट हैं। खलील साहब हैं, हुमैरा हैं, मोहम्मद अहमद हैं, फ़ायज़ा हैं, समीरा हैं। ये जब इन सब की अपनी अपनी स्ट्रेंथ है। ये जब लिखते हैं तो अपने टाइप की चीज़ लिखते हैं, तो इनसे बेहतर कोई नहीं होता। वासे चौधरी जैसी वो फिल्म लिखता है वैसी कोई भी नहीं लिखता। तो फिल्मों में जो है वो आई थिंक वासे चौधरी और खलीलुर्रहमान कमर, ये अपने अपने हिसाब से वो रोमांस अच्छा लिखते हैं और ये कॉमेडी अच्छी लिखते हैं। तो रोम कॉम दोनों ही लिखते हैं, लेकिन वासे ज़रा ज़्यादा कॉमेडी की साइड पे होता है। खलील साहब रोमांस बहुत अच्छा लिखते हैं। तो दोनों बेस्ट हैं फिल्म के लिए। कोई मशवरा आप नए राइटर्स को देना चाहें? नए राइटर्स, मेरे ख्याल से हमारे यहाँ जो सबसे बड़ा चेंज आएगा फिल्मों में, वो नए राइटर्स से ही आएगा।
मुझे ऐसे लगता है कि उनके पास कॉन्सेप्ट्स अच्छे होते हैं, लेकिन अगर मुझे उनसे कमर्शियल फिल्म लिखवानी है, और कमर्शियल फिल्म का मतलब ये नहीं है कि मैं सिर्फ चाह रहा हूँ कि गाने वाली और कॉमेडी हो, अगर वो सीरियस फिल्म भी लिखते हैं तो उस फिल्म में कोई बड़ी बात ज़रूर होनी चाहिए। फिल्म बनाने का मकसद होना चाहिए, मकसद के साथ साथ स्क्रीन प्ले, और वो जो एक क्राफ्ट होता है, लोगों को 2 घंटे लोग देखें फिल्म तो वो बोरिंग ना हो। मैंने अक्सर देखा है कि कुछ लोग लिखते हैं, अच्छा लिखने वाले हैं, मगर कुछ ऐसी गलतियां करते हैं क्राफ्ट में, उसके प्रोग्रेशन में, कहानी की, स्क्रिप्ट के स्क्रीन प्ले में, कि फिल्म बोरिंग लगती है। आप बोलते हो फिल्म 2 घंटे की हो या 1.5 घंटे की भी है तो वो लंबी लगती है। मेरे ख्याल से उस क्राफ्ट पे उनको काम करना पड़ेगा, और बहुत अच्छे अच्छे लोग हैं हमारे यहाँ जो लिख सकते हैं, मगर उनको इस चीज़ पे ज़रा काम करना पड़ेगा। और स्क्रिप्ट को बनाने की जल्दी ना करें, मतलब उसको लिखें, उस पर टाइम दें, कुछ लोगों के साथ, टीम के साथ बैठ जाएं, उसको बेहतर से बेहतर करने की कोशिश करें। आई थिंक ये बहुत ज़रूरी है। मुझे लगता है कि वो जब लिख लेते हैं एक दफ़ा तो उनको लगता है कि बस यही पत्थर पे लकीर है, इससे बेहतर हो नहीं सकता, और वो फिर बहुत जल्दी उस स्क्रिप्ट को शूटिंग पे डाल देते हैं। तो आई थिंक ये गलत है। कितना टाइम लगता है आपको फाइनलाइज करने के लिए स्क्रिप्ट्स अपने प्रोजेक्ट्स के लिए? बहुत, हमारा तो 1.5 साल लग जाता है, साल 1.5 साल लग जाता है। हमारी इस साल फिल्म इसीलिए नहीं आई कि हमने स्क्रिप्ट के ऊपर बहुत टाइम लगाया, और फाइनली अब कंप्लीट हो रहे हैं वो स्क्रिप्ट्स। हुमायूं सईद का कोई ख़ास मैसेज अपने फैंस और अपने फॉलोअर्स के लिए? स्पेशल मैसेज आजकल ये है कि आप लोगों ने 20 साल मुझे बर्दाश्त किया है, और अब ये मेरे पास तुम वो देखने के बाद आप लोगों ने मुझे ये एहसास दिलाया है कि अभी मेरी इनिंग ख़त्म नहीं हुई, मैं अभी और काम कर सकता हूँ। तो इस प्यार का बहुत बहुत शुक्रिया, देखते रहें। और मैं एक्चुअली एक बात और करना चाहूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं उन लोगों के लिए, काफ़ी लोग बोलते हैं कि हमारे यहाँ नए एक्टर्स आने चाहिए, और नए एक्टर्स आ भी रहे हैं, लेकिन मैं उनके लिए इस तरह इंस्पिरेशन रहना चाहता हूँ कि अगर आज वो 30 साल के हैं तो वो जब 40 के होंगे तो तब भी काम, तो उनके पास कोई एग्जाम्पल होनी चाहिए हमारे मुल्क में कि 45 का एक्टर भी कामयाब तरीके से उसी लगन से काम कर सकता है। आपने ख़त्म नहीं होना, 50 का हो के भी, 55 का हो के भी, चाहे आप 60 साल के हो जाएं, आप काम कर सकते हैं और अच्छा काम कर सकते हैं। अपना ख्याल रखें, अपनी सेहत का ख्याल रखें, मेहनत से काम करते रहें, और पॉजिटिव सोच रखें। ये ना सोचें कि ओ ये कहाँ पहुँच गया, मैं तो रह गया। काम करते रहेंगे, आप कहीं ना कहीं पहुँचते रहेंगे। मेरी जर्नी अभी ख़त्म नहीं हुई है, मैंने और काम करना है, और मैं समझता हूँ कि मैंने कुछ भी नहीं किया आज तक। ये सोचते रहेंगे तो हमेशा आप में एक हिम्मत रहेगी कि आप और काम करें। वो पैशन रहना चाहिए, वो मरना नहीं चाहिए। चाहे आप 70 साल के हो जाएं, दुनिया में बहुत सी मिसालें हैं, 70 साल का बंदा भी हीरो आ रहा है, 75 साल का बंदा हीरो आ रहा है। जो एक्ट्रेसेस हैं, जो फीमेल एक्टर्स हैं, वो 60 साल, 65 साल तक उनकी ऐसी फिल्में बन रही हैं कि जिसमें उनका लीड कैरेक्टर होता है, और वो कितनी यंग एक्ट्रेसेस के सामने अवार्ड्स ले जाती हैं, ऑस्कर ले जाती हैं, गोल्डन ग्लोब ले जाती हैं, तो वहाँ उनको बद्दुआएं नहीं दी जाती कि वो ये काम छोड़ दें। और उनको देख के इंस्पिरेशन मिलती है सारी यंग एक्ट्रेसेस को कि वो भी इस उम्र तक काम कर सकती हैं, और एक्टर्स जो यंग एक्टर्स हैं उनको देख के वो इंस्पिरेशन मिलती है कि हमें भी एल पचिनो, रॉबर्ट डिनेरो और बहुत से एक्टर्स जो वहाँ तक पहुँचे हुए, उनको देख के वो इंस्पायर्ड होते हैं कि हमें भी यही बनना है और हम तब तक काम कर सकते हैं। तो इस तरह अपनी पॉजिटिव थिंकिंग रखें जितने भी यंग एक्टर्स हैं, और ऑडियंस भी इस चीज़ के ऊपर कि अगर आपके एक्टर्स कोई भी यहाँ पे जो पाकिस्तान में शान हैं, नुमान एजाज हैं, उनको दुआ दें कि उनकी सेहत अच्छी रहे और वो 80-80 साल तक आपके हीरो रहें। मुझे भी दुआ दें प्लीज़।
और उस पर फ़ख्र करें, अपने मुल्क के एक्टर्स पे, अपने मुल्क की एक्ट्रेसेस पे जो 20-20 साल अपना इस काम को दे चुकी हैं या दे चुके हैं, और दुआ करें कि वो आगे 40 साल तक आपको एंटरटेन करते रहें। तो ऑटोमेटिकली ये जो जितने भी यंगस्टर्स हैं इनकी हिम्मत और बढ़ेगी। जो आपको लगता है ना कि जो सीनियर बंदा है वो किसी यंग एक्टर का काम काट रहा है या उसको आगे आने नहीं दे रहा है, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मैं साल में एक फिल्म करता हूँ और 3 साल में एक सीरियल करता हूँ, और साल में 50 फिल्में बनती हैं और 300 ड्रामा बनता है। तो सब में यंग एक्टर्स आ रहे हैं, उनको हमें इंस्पायर करना है कि वो अगले 40 साल तक, 50 साल तक, जो आज 30 साल का है उसको दुआ दें कि वो 80 साल तक का भी काम करता रहे। उससे, उस यंग बच्चे से कि दिमाग में ये ना डालें कि देखो तुम्हारा फलाना एक्टर ये काम छीन रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आप बस मैं यही कहूँगा कि हम सबको दुआ दें कि हमारी सेहतें अच्छी रहें, हम अपने काम से मोहब्बत करते रहें और आपको एंटरटेन करते रहें। थैंक यू। Thank you so much.